दोस्तों आज आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो वीट का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो है वो हम बात करेंगे ओरिजिन प्लेस ऑफ वीट की। अगर हम बात करें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो आप देखोगे दोस्तों, जो वीट का ओरिजिन है वो साउथ वेस्ट एशिया, जो कि तुर्की जो है एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है, साउथ वेस्ट एशिया में पाया जाता है। और वो उसको माना जाता है कि ये इसका जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे एग्जैक्टली जो राइस के केस में जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया होता है। तो एग्जैक्टली अपोजिट है आपका जो ये वीट का है, वो साउथ वेस्ट एशिया होता है और राइस के केस में साउथ ईस्ट एशिया होता है। उसके बाद जो बात कर रहा है इरिगेशन के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप देखोगे यहाँ पर दिया है CRI, टिलरिंग है, ज्वाइंटिंग है, फ्लावरिंग है, मिल्किंग है, एंड ऑफ स्टेज है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो कि इरिगेशन के होते हैं। उसमें से अगर देखोगे आप, पहला जो आता है आपका ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, जो कि 21 डेज आफ्टर सोइंग के करीबन आता है। उसके बाद जो है फिर टिलरिंग आती है। अब वो देखोगे 40 से 45 दिन के करीबन जो है टिलरिंग मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है। फिर जब टिलरिंग आ जाती है तो जॉइंटिंग जो है एक स्टेज होती है, उस वो है आपका 60 to 65 डेज आफ्टर सोइंग होता है। और फ्लावरिंग स्टेज जो आती है वो आपकी 80 से 85 दिन के बाद आती है सोइंग के। उसके बाद फ्लावरिंग के बाद मिल्किंग स्टेज आता है, जो कि आपका 100 और 105 डेज आफ्टर सोइंग है। और डफ जो है इस स्टेज को पाने में वीट को ऑन एन एवरेज 115 से 120 डेज लग जाते हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे इसमें डफ स्टेज है, इसमें क्या होता है, जो मिल्क फार्म हो जाता है, मिल्किंग से पहले का ये स्टेज है। मिल्किंग जो है अर्ली स्टेज जब मिल्क फार्म हो जाएगा, उसका धीरे धीरे इस जो मिल्क फार्म हो जाता है ग्रेन के अंदर, जो ग्रेन होते हैं उसके अंदर जो मिल्क फार्म हो जाएगा, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा टाइट होना स्टार्ट होता है जो आपका मिल्क है। तो उसको बोलते हैं डफ स्टेज। धीरे धीरे हार्ड होने लगती है ग्रेन। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ स्टेज। तो देखो कि उसमें भी जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो क्या आपका CRI स्टेज है। और ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है इसके बारे में कि क्राउन रूट होता क्या है। क्राउन रूट इज ए ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन द रूट और शूट। जो आपसे बता दूं, ये जैसे मान लीजिए वीट का प्लांट है और मान लीजिए ये है, और यहाँ पर आपका रूट सिस्टम है। तो ये रूट और ये शूट, यहाँ पर एक पतला सा एक लेयर होगा, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ये जोन जो है ये आपको बोलते हैं क्राउन जोन। और यहीं से जो रूट निकलती है इसको क्राउन रूट बोलते हैं। और ये जो रूट होता है, जो क्राउन रूट होता है, यही परमानेंट रूट होता है, जिसपे ये वीट जो है आगे की स्टेज पे सरवाइव करता है। इसलिए इस स्टेज पे पानी देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे देखिए सेम चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे कि अगर टफ स्टेज का मतलब क्या है, जिसमें आपके मिल्क फ्लूइड है, मैंने बताया था ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, हार्ड होने लगते हैं, उसी को टफ स्टेज बोलते हैं। और दूसरा जो बात है कि अगर सपोज आपके पास ओनली वन इरिगेशन है, मान लीजिए आपके पास, तो याद रखिएगा आपको CRI स्टेज पे उस पानी को देना है। अगर एक ही इरिगेशन की व्यवस्था आपके पास है तो उसको आपको CRI स्टेज पे दे दीजिए। अगर आपके पास दो इरिगेशन की व्यवस्था है तो आपको CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर दो लिमिटेड इरिगेशन है तो आप उस केस में आप CRI स्टेज पे और फ्लावरिंग स्टेज पे दे सकते हैं। उसके बाद जो है क्लाइमेट की हम बात करें तो ऐसे देखोगे जो वीट क्या है वो एक तरह से सी3 प्लांट है। ठीक। और लॉन्ग डे का है, लॉन्ग डे नेचर का है। लॉन्ग डे नेचर का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका जो फ्लावरिंग इनिशिएशन होगा, वो कब होगा, जब आपका 12.5 आवर्स से ज़्यादा डे लेंथ होगा, तब वो जाके फ्लावरिंग इनिशिएशन होता है। तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और ये 12.5 आवर्स, इसको ही बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। याद रखिएगा, ठीक है।
तो अगर क्रिटिकल डे लेंथ से कम में फ्लावरिंग हो जाएगी तो उसको शॉर्ट डे बोलते हैं। अगर लेकिन अगर 12.5 और जो क्रिटिकल डे से ज़्यादा अगर रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग सीजन के लिए तो उसको लॉन्ग डे बोलते हैं। और ये वीट अपना क्या है, लॉन्ग डे है। और वेजिटेटिव स्टेज को जो है इसको चाहिए कूल और मॉइस्ट वेदर, आपको याद रखिएगा। लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज पर आप देखोगे इसको वार्म और ड्राई वेदर रिक्वायर्ड है। तो ये तो है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो है आपका वीट का है। और वीट में एक जैसे बूट स्टेज आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे बता दूं बूट स्टेज होता क्या है। आप देखोगे ये फ्लैग लीफ, जो सबसे ऊपर की जो लीफ होती है वो फ्लैग लीफ बोलते हैं। और उससे नीचे आप देखोगे थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन, बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर देखोगे स्पाइक जो है, स्पाइक जो आपका हेड होता है वो इनसाइड अभी रहता है, अभी निकला नहीं होता है। मीन्स निकलने से पहले अंदर रहेगा तो ये थोड़ा फूला हुआ, तो उस स्टेज को बूट स्टेज बोलते हैं। और जब इससे निकल जाएगी बाली बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको इमरजेंसी स्टेज भी बोलते हैं, ईयर इमरजेंसी। ठीक है। और ये टॉप मोस्ट जो है इसको बोलते हैं हम फ्लैग लीफ, याद रखिएगा। तो ये है क्या, इट इज ए रिप्रोडक्टिव स्टेज। एंड मैंने बता दिया स्वेलिंग ऑफ द अपर मोस्ट इंटरनोड, जो आपका अपर मोस्ट इंटरनोड होगा वो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। स्पाइक जो होगा आपका, जैसे मैंने बोला, इनसाइड होगा। हम्म, और फ्लैग लीफ के जस्ट नीचे जो इसका सीथ पोर्शन है वो कवर करके रखता है। और इसी एरिया आपका जब ये जिस स्टेज बूट स्टेज पे जब आ जाती है तो इस स्टेज पर याद रखिएगा मैक्सिमम जो है आपका प्लांट में लीफ एरिया होता है। लीफ एरिया जो होगा सबसे ज़्यादा, मीन सबसे ज़्यादा लीफ की कैन होती है अगर डेवलप होगी प्लांट में तो बूट स्टेज पे। अब हम वैरायटीज़ की बात करेंगे जैसे वीट की, तो बता दूं यहाँ पर दिया हुआ है जो कि नोरिन 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज है और इसका बहुत बड़ा रोल अगर कह सकते हैं पूरी वीट की ब्रीडिंग हिस्ट्री में अगर देखें और रिवोल्यूशन में देखें तो नोरिन 10 का बहुत बड़ा रोल है। और यही चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है कि यही इसने क्रिएट किया न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वीट ब्रीडिंग, जब इसका नोरिन 10 का हमने डेवलप किया। और इसमें ड्वार्फनेस होती है, ये शार्ट स्टेचर की होती है। और क्यों होती है, बिकॉज अब इसमें दो रिसेसिव जीन होते हैं, जैसे SD1 है, SD2, आपको बता दें। तो ये जो दो जीन हैं इनकी वजह से ये क्या है कि एक ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक। और याद रखिएगा जो मैक्सिकन वैरायटीज़ जो पहले थी वो क्या होती थी, रेड कलर की होती थी। तो इंडियन कंडीशन में क्या है, रेड कलर को प्रीफर नहीं किया जाता था। इसलिए इंडियन जो वैरायटी को क्या, इंडिया में जो वैरायटी डेवलप की गई उनका कलर चेंज किया गया, जो कि अंबर कलर, जो कि ये एक्सेप्टेबल थी इंडियन के केस में। और एक डॉक्टर अतवाल थे, इनका बहुत बड़ा रोल था इस अंबर कलर में, जो रेड वैरायटी थी उसको अंबर कन्वर्ट करने में। अभी जो रिसेंटली पास हुए हो, मीन्स उनका डेथ हो गया 2 साल पहले, तो उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था अंबर कलर बनाने में। अब जैसे वैरायटियाँ भी कई तरह से जैसे होती हैं, जैसे कुछ सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी होती हैं जो सिंगल जीन के द्वारा, तो जैसे उसमें कुछ के नाम है, जैसे लर्मा रोजो है, लर्मा रोजो 64A है, सुजाता है ये, और गिरिजा है, सोनालिका है। ये सब क्या हैं, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी हैं। अब देखोगे सुजाता ये क्या है, ड्राई लैंड की कंडीशन के लिए बहुत ही सुटेबल है। और गिरिजा जो है ये सुटेबल फॉर द हिल, आपका नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ के लिए बहुत ही सुटेबल है। और सोनालिका है, आपसे बता दूँ, ये एक तरह से सिलेक्शन है, डेवलप फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ HD1553 एंड RR21। तो ये सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटियाँ थी जिनका हमने डिस्कस किया यहाँ पर। इसी तरह से कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी होती हैं, जैसे हम बात करें कल्याण सोना है, सोनारा 64 है, छोटी लरमा है, HD2009 है, और HD2329 है, एंड जनक। ये जो हैं कि आपका क्या कह सकते हैं कि डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी हैं। और यहाँ देखो कल्याण सोना है, ये डेवलप फ्रॉम द कल्याण 227 एंड सोनारा 227 के से डेवलप हुआ है कल्याण सोना। तो ये थी अबाउट दो मीन्स ऐसी वैरायटियाँ जो कि डबल जीन ड्वार्फ हैं। इसी तरह से एक होती हैं ट्रिपल जो है जीन ड्वार्फ वैरायटियाँ, और ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ है 1970 के बाद, फ्रॉम 1970। तो देखोगे इसमें जैसे हीरा है, मोती है, लाल
बादशाह है, ये सब वैरायटियाँ जो हैं वो आपका ट्रिपल जीन ड्वार्फ हैं। और उसके बाद म्यूटेंट वैरायटियाँ, म्यूटेंट मीन्स ये कह सकते हो कि एक तरह से तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मीन्स होता है सडन हेरिटेबल चेंज अगर आ जाए प्लांट में तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन समटाइम डिजायरेबल होता है, अगर कोई कैरेक्टर से अचानक चेंज होकर आपको मिला जो कि आपका डिजायरेबल आप चाहते हो बाई आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड और नेचुरली। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड भी म्यूटेशन, म्यूटेंट जो केमिकल्स होते हैं म्यूटेंट बनाने के लिए उनको करके लोग डेवलप करते हैं। तो कुछ अगर कैरेक्टर्स आपको डिजायरेबल मिल गया जो चाहते हो तो आप एक वैरायटी रिलीज कर सकते हो। तो जैसे म्यूटेंट वैरायटीज रिलीज हुई जैसे न्यू दिल्ली से IRI, जैसे इसमें सरबती सुनारा है, ये डेवलप किया गया कहाँ से, सुनारा 64 से। एंड पूसा लर्मा फ्रॉम लर्मा रोजो 64 ये से मीन्स इनका म्यूटेशन हुआ तो ये वैरायटियाँ आई जो कि काफ़ी डिजायरेबल थी और इनको म्यूटेंट वैरायटी बोला जाता है। अगर अब इसी तरह से हम बात करें कुछ और भी पॉपुलर वैरायटियाँ हैं जैसे लोक 61 है, सॉरी लोक 1 है जो कि लेट सोइंग के लिए बहुत ही सुटेबल है। और C306 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है और बहुत ही पूछा भी जाता है। तो यार इसको बोलते हैं फर्मी वीट बोलते हैं और इसका कैरेक्टर है टाल होता है। ये सुटेबल फॉर रेनफेड कंडीशन जो होती है वहाँ के लिए बहुत ही सुटेबल है। और इसकी चापाती मेकिंग क्वालिटी वो जो होती है एक्सलेंट होती है। और K65 की अगर हम बात करें तो ये भी टाल वैरायटी है और सुटेबल फॉर द लेट सोइंग और स्लाइम सॉइल के लिए एरिया में इसको आप सुटेबल है शो कर सकते हो। इसी तरह से सुजाता एक वैरायटी है, ये ड्राई लैंड के लिए बहुत ही सुटेबल है, जहाँ पर अनइरिगेटेड फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। सैलाज है जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही सुटेबल है। इसी तरह से मालविया 12 है जो कि प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, आप देख रहे हो 15% के करीबन आपका दिया हुआ है प्रोटीन। और WH147 है जो कि गुड क्वालिटी जो है इसकी चपाती होती है। और PBW 502 जो कि 2004 में रिलीज है और इरिगेटेड कंडीशन के लिए और कूल क्लाइमेट के लिए फेवरेबल है। DBW 17 जो कि 2006 में हुआ है और ये आपका ब्रेड मेकिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है। और आज 3765 है जो कि आपकी लेट सोइंग वैरायटी है और रेजिस्टेंस है लॉजिंग के बहुत ही रेजिस्टेंस है। और इसी तरह से राज 4037 है जो कि 2004 में रिलीज है और सुटेबल फॉर द वार्म क्लाइमेट के लिए, जहाँ पर क्लाइमेट वार्म हो वहाँ के लिए है। इसी तरह से राज 4120 है जो कि 19 में रिलीज है और रेजिस्टेंट टू जो आपको पता होगा बहुत ही डेडली डिजीज आया था युगांडा UG99 रेस जो था रस्ट का रेस था वो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट थी। और इसकी यील्ड को करीबन देख सकते हो 48 to 58 क्विंटल पर हेक्टेयर आप इससे अचीव कर सकते हो। और इसकी जो स्पेशल क्वालिटी यही है कि ये UG99 जो रेस है आपका रस्ट का उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है। अब इसी तरह से सीड रेट की अगर हम बात कर लें तो देखो कि नॉर्मल जो सोइंग होती है वैसे तो हम 100 kg के करीबन इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लेट सोइंग है और ब्रॉडकास्टिंग आप करते हो तो याद रखना कि आपको 120 kg सीड रिक्वायर्ड है। और ब्रॉडकास्टिंग में सिंपली कोई रो पैटर्न मेंटेन नहीं करते हैं इसमें, जो आपका रो पैटर्न मेंटेन नहीं होता है। रो पैटर्न जो होता है ये मेंटेन नहीं होता है इसमें आपका ब्रॉडकास्टिंग में। लेकिन अगर डिबलिंग एक मेथड्स है जिसको काफ़ी टाइम कम लेबर और टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो इसको अगर यूज़ करोगे तो आपको 25 to 30 kg पर हेक्टेयर आपको लगता है। इसमें क्या है सिंपली एक ऐसे होगा डिबलर होगा इसमें ऐसे कील्स लगे होते हैं। तो इसको जब ज़मीन में ऐसे गाड़ोगे तो यहाँ पर ये लाइन लाइन में होल हो जाएंगे, यहाँ पर होल हो जाएंगे, फिर उसमें आपको सीड डालना होगा इस होल में। ठीक है, इसको डिबलिंग बोलते हैं। स्पेसिंग जियोमेट्री की अगर हम बात करें तो आप देखोगे रो टू रो की जियोमेट्री है वो आपका 22-22.5 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसकी जियोमेट्री हो गई। और डेप्थ की अगर हम बात करें कितने डेप्थ पे इसको सोइंग करना चाहिए तो ये याद रखिएगा जो है कोलिप्टाइल का जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ कोलिप्टाइल्स होता है वही डिटरमाइन करता है डेप्थ ऑफ सोइंग है। जो फर्स्ट लीफ निकलती है वीट की अ, आपका तो उससे पहले देखोगे कि एक ऊपर से कवर होता है वीट का जो है कि एक कवर होगा ये पूरी तरह से। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कोलिप्टाइल।
मेन जो फंक्शन होता है कोलिप्टाइल का वो कि फर्स्ट लीफ जो होती है आपकी, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर। तो यही डिटरमाइन करती है डेप्थ ऑफ स्विंग। तो सिंगल जीन ज्वार वैरायटी, जो कि हम जैसे कुछ वैरायटियों के नाम लिए थे, अगर है तो याद रखिएगा 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ जो है स्विंग हम रखते हैं। लेकिन अगर ये डबल जीन ड्वार्फ है तो आप देखोगे 4 से 5 सेंटीमीटर है। अगर ट्रिपल जीन है 3 to 4 सेंटीमीटर है। और एवरेज जो नॉर्मली डेप्थ हम मेंटेन करते हैं वो 5 सेंटीमीटर करीबन मेंटेन करते हैं, जो कि आपको स्विंग करनी चाहिए। तो याद रखिएगा, सिंगल जीन में 5 to 6 था, डबल में 4 to 5 हुआ, फिर ट्रिपल में 3 to 4 हुआ। इसका मतलब कोलिप्टाइल का जो लेंथ है, जब जैसे जैसे नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है डेप्थ है जो वो वेरी कर रहा है। अब हम स्विंग टाइम की अगर हम बात कर लें तो आप बता दूं, जो फर्स्ट फोर्टनाइट है नवंबर का वो नॉर्मल स्विंग हम करते हैं, और जो सेकंड फोर्टनाइट है अक्टूबर है वो रेनफेड कंडीशन के लिए सूटेबल है। तो ये तो हो गया कि डेट ऑफ कब आप डेट, किस डेट पे स्विंग करना चाहिए वीट का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्या क्या मेथड हैं स्विंग करने के, क्या क्या मेथड है। जैसे आपका ड्रिलिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, डिबलिंग है, एंड बिहाइंड द प्लाउ। ये तो हैं डिफरेंट मेथड्स जिसके द्वारा हम स्विंग करते हैं। जैसे ड्रिलिंग देखोगे, ये क्या है, फर्टिलाइजर कम ड्रिल, जो आप देखते होगे सीधा दोनों की बुआई साथ में हो जाती है। और ब्रॉडकास्टिंग में मैंने बोला ही था कि आपको क्या है कि ये सीड इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, सिंपली कोई रो पैटर्न नहीं होता है, नो रो पैटर्न। सीड को हम डिस्ट्रीब्यूट छीट देते हैं पूरे पेड़ में, तो इसमें सीड ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। डिबलिंग क्या है, आपको मैंने बोला था कि डिबलर्स होते हैं, और इसमें सबसे कम सीड रिक्वायर्ड होती है, 20 से 25 kg हमने बताया था, 25 से 35 के करीबन लग जाता है। उसके बाद बिहाइंड द प्लाउ देखते होगे आप, सीड की स्विंग करते हैं, इसमें केरा होता है। तो एक तो केरा है और उसके बाद पोरा है। तो कीरा में डिफरेंस क्या है, सीड आर ड्रॉप बाई हैंड इन द फरो मेड बाई कंट्री प्लाउ। कंट्री प्लाउ का जो रो बनेगा मान लीजिए, उसमें हम बाई हैंड उसमें सीड को डाल देंगे लाइन में। लेकिन पोरा में क्या है, सीड आर ड्रॉप इन फरो बाई फनेल और नाई अटैच टू द प्लाउ। जो नाई होता है एक अटैच होता है प्लाउ से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये कंट्री प्लाउ है, यहाँ पर एक बना हुआ है, ये पोरा मेथड है। इसमें क्या है, एक फनल आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, अटैच्ड है इसी प्लाउ के पीछे, और इसमें हम सीड को जैसे डालेंगे तो ये यहाँ पर गिरता जाएगा, और लाइन कंट्री प्लाउ से हम लाइन बनती जाएगी और यहाँ नीचे गिरता जाएगा। इसको पोरा मेथड बोलते हैं। उसके बाद एक फर्क सिस्टम भी आजकल इवॉल्व हुई है, इसको बोलते हैं फरो इरीगेटेड रेस्ड बेड मेथड। और इसका एडवांटेज है कि इसमें आपको यील्ड जो है ज़्यादा मिलता है, तो एवरेज जो यील्ड आपका होगा वो ज़्यादा होगा और मेथड से। इसमें क्या है कि जैसे आपका ये मान लीजिए एक रेस्ड बेड बना लेते हैं हम इस तरह से, ठीक। अब इस पे चाहे 2 रो का या 3 रो का हम बना लेंगे, ठीक। आजकल 3 रो भी कॉमन हो गया है। तो इस पे सीड की सोइंग हम कर देते हैं इस रेस्ड बेड पे, वीट की, और इरिगेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं फर्व सिस्टम, जिससे क्या है कि इसको टिलरिंग कुछ काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, ये पाया गया है, और लॉजिंग नहीं होती इनमें, ठीक। ये काफ़ी अच्छा मेथड्स है, उसमें यील्ड ज़्यादा हो मिल जाती है आपको। उसके बाद हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें, तो जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन जो है 120 kg पर हेक्टेयर देना है, फास्फोरस आपको 60 kg पर हेक्टेयर देना है, पोटास जो है आपको 40 kg पर हेक्टेयर देना है। लेकिन इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, हाफ जो डोज है आपका नाइट्रोजन का, और फुल डोज क्या है फास्फोरस और पोटास का, ये जो इसको अप्लाइड एज ए बेसल, जब आप सोइंग से पहले ही उसको अप्लाई कर दो। उसके बाद रिमेनिंग जो आपका नाइट्रोजन हाफ बचा है डोज, उसको एट टॉप रेस्ट कर दो, इससे जब फर्स्ट इरिगेशन देते हो तब 21 जो आपका बेस आपका स्विंग इरिगेशन देते हैं उसी के टाइम पे जब आप दे दो, तो फिर उसके बाद टॉप रेस्टिंग कर दो। अंडर रेनफेड कंडीशन अगर हम बात करें तो देखोगे फुल डोज जो है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटास का अप्लाइड बिफोर द स्विंग, बेसल के टाइम पे ही दे दो पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन रेनफेड कंडीशन में अगर आप इथाई यूरिया एक होता है, अगर उसका स्प्रे कर दोगे 0.5% के हिसाब से स्टैंडिंग क्रॉप में, तो इससे क्या है 10 से 15% आपको करीबन यील्ड ज़्यादा मिल जाता है। तो ये तो कुछ है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट
के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इसी तरह से वीड मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा वीड मैनेजमेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के वीड होते हैं, एक तो मोनोकॉट होता है और दूसरा डाइकॉट होता है। मोनोकॉट में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वीड हैं वो माइनर, फेलरिस माइनर और अवेना फटुआ, ये दोनों बहुत ही कॉमन है जो है कि वीड में। फेलरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको आइसोप्रोटोलॉन पहले बहुत ही यूज होता था। इसका जो रिकमेंडेड डोज था वो 0.75 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर एट 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग पे हम उसको अप्लाई कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर आर के मलिक जो थे हिसार में, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये रेजिस्टेंट हो गया है अब किसके, आइसोप्रोटोलॉन के अगेंस्ट, फेलरिस माइनर। ठीक है, तो उसकी जगह पर फिर आया क्या, सल्फोसल्फ्यूरान, जो कि आपका डोज है, लो डोज हेर्बिसाइड है 20 ग्राम पर हेक्टेयर, और एक अल्ट्रा लो डोज हेर्बिसाइड है जो 4 to 5 ग्राम पर हेक्टेयर यूज होता है, जो कि इसके अगेंस्ट अभी रजिस्टेंट नहीं हुआ, ये अच्छे तरह से कंट्रोल कर देता है। ठीक, और फेलिस माइनर और अवेना फटुआ दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक जो हर्बिसाइड है उसको ट्राइबुनिल बोलते हैं, लेकिन ये अभी क्या है इंडिया में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाइकॉट जो वीड है उनको कैसे कंट्रोल करोगे। तो डाइकॉट वीड में देखोगे आपको चिनोपोडियम एल्बम है, एनागेरिस अर्वेंसिस है और मेलिलोटस स्पीसीज, ये तीन बहुत ही कॉमन आपको स्पीसीज मिलेंगे, चिनोपोडियम एल्बम, एनागेरिस अर्वेंसिस और मेलिलोटस स्पीसीज। इन दो तीनों को जो कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड लीफ होती है, याद रखिएगा इसमें ब्रॉड लीफ होते हैं। तो आपको 2,4-D का एस्टर फॉर्म जो साल्ट है उसको एज ए पोस्ट इमरजेंस आप अप्लाई कर दो 30 से 35 दिन पर 500 ml पर हेक्टेयर। तो ये जो ब्रॉड लीफ वाले वीड होते हैं ये कंट्रोल हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं उनमें जो 2,4-D का ये एप्लीकेशन 30 से 35 दिन बाद मत किया कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर डिले करके करेंगे आप तो याद रखिएगा ईयर मालफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और 2,4-D एक बहुत ही अच्छा केमिकल्स है, लेकिन इसका आपको कभी कभी फॉर्म पूछ देता है, इसको बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है इसका 2,4-D का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसा था वीडियो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना, लाइक करना और फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए सुझाव देना, और नए हो तो इस चैनल को